गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने टॉपिक पढ़ा था लास्ट सरल आवर्त गति आयाम के बारे में, तो उन पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक कण सरल आवर्त गति में जिसका आयाम a है गतिमान है और किसी बिंदु पर इसका वेग ज्ञात करना है और केंद्र से कितनी दूरी पर इसका वेग जो होगा अधिकतम वेग का आधा होगा। इसको सोल्व करेंगे अपन। तो भाई कण का आयाम कितना दिया हुआ है, कण का आयाम है हमारे पास a तथा कण का वेग हमने समीकरण निकाली थी v बराबर होता है √μ√a² माइनस x²। आप इसको समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। अब ये पूछ रहा है केंद्र से कितनी दूरी पर इसका वेग अधिकतम वेग का आधा होगा। तो अपन ने माना केंद्र से x1 दूरी पर वेग जो है अधिकतम वेग का आधा होता है। तो भाई अपने पास कंडीशन क्या थी, अधिकतम वेग कैसे निकालेंगे? प्रारंभिक स्थिति में प्रारंभ में अधिकतम वेग जो होगा v मैक्सिमम किस पर होगा, x बराबर 0 पर। जब दूरी जो थी मतलब उसी बिंदु पर था वो अधिकतम वेग होगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वेग कम होता जाएगा। तो v मैक्सिमम जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, √μ√a² माइनस x² की जगह आपने रखा 0। तो v मैक्सिमम की वैल्यू आई कितनी, √μ a। और आपसे पूछ रहा है कण कितनी केंद्र से कितनी दूरी पर इसका वेग अधिकतम वेग का आधा होता है। तो भाई वेग जो होगा वो अधिकतम वेग का हाफ √μa/2। समीकरण नंबर निकाल दिया आपने, इसको 3, इसको देते अपन 2। समीकरण 1 से बात करते हैं। समीकरण 1 क्या थी, v बराबर √μ√a² माइनस x²। तो भी आपने मान रखा समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 से मान रख रहे हैं। समीकरण 3 क्या है हमारे पास, v बराबर v मैक्सिमम, v मैक्सिमम का मान है √μa/2 बराबर √μ√a² माइनस x1²। √μ से जो है √μ कैंसिल हो गया, अपने पास बचा a/2 इज इक्वल टू √a² माइनस x1²। दोनों पक्षों का वर्ग किया आपने, a²/4 बराबर a² माइनस x1² का मान निकालेंगे, इसको इधर ले आएंगे, प्लस का x1² हो जाएगा, a² माइनस a²/4। x1² इज इक्वल टू 3a²/4। ये एलसीएम ले लिया 4a² माइनस a² 3a² और 3a²/4। x1 की वैल्यू निकालना चाहोगे तो √3a/2, यानी √3a/2 दूरी पर अधिकतम वेग जो होता है वह अधिकतम वेग का आधा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रदर्शित कीजिए कि सरल आवर्त गति करने वाले कण को अधिकतम विस्थापन की स्थिति से आधे आयाम तक के विस्थापन तक पहुंचने में आवर्तकाल के 1/6 भाग की आवश्यकता पड़ती है। आपको ये बताना है कि अधिकतम विस्थापन से आधे आयाम तक आने के लिए कि आवर्तकाल का 1/6 भाग की आवश्यकता पड़ती है। हल करेंगे हम इसको इस प्रकार। सबसे पहले कण का आयाम कितना है, कण का आयाम है हमारे पास कितना, a। उसके बाद आवर्तकाल हम जानते हैं t बराबर होता है 2π/√μ। कण की स्थिति का समीकरण, कण की स्थिति के समीकरण निकाले थे अपन ने, x बराबर a sin √μt और a cos √μt। तो आपने लिखा x बराबर a cos √μt। आपसे पूछ रहा है कि जो क्या है
कण को अधिकतम विस्थापन की स्थिति से आधे आयाम तक, अधिकतम से आधा आयाम, यानी ये दूरी जो है x बराबर क्या होगी, अधिकतम क्या थी, आयाम से आधे आयाम की दूरी पर समय पूछ रहा है। तो समय मान लिया मैंने t बराबर t1। इस समय पर जो है दूरी आयाम से आधी तय करता है। जब आपने समीकरण में मान रखा, x की जगह आपने रखा है a/2 a cos √μ और t1। ए से कैंसिल हो, यहाँ पे आया 1/2 इज इक्वल टू कोस √μ t1। हमें t1 का मान निकालना है। 1/2 कोस में होता है कोस 60 यानी π/3 इज इक्वल टू कोस √μ t1। कोस से कोस कैंसिल हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, π/3 इज इक्वल टू √μ t1। t1 की वैल्यू चाहिए, t1 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये π/√2 या 3√μ। अच्छा, आवर्तकाल का 1/6 भाग चाहिए, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2π/6√μ। 2π/√μ क्या होता है, t। 2π/√μ, तो t1 का मान कितना आ गया हमारे पास, t/6। तो अधिकतम आयाम से आधे आयाम की दूरी तय करने में समय जो लगता है, आवर्तकाल का 1/6 भाग की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक पिंड एक सरल रेखा OAB पर सरल आवर्त गति से गतिमान है। यह A तथा B पर विराम अवस्था में है, जिसकी O से दूरी क्रमशः A तथा B है और इसका वेग v जब वह उनके मध्य बिंदु पर है, प्रदर्शित करें कि पूर्ण आवर्तकाल जो होगा यह होगा π/b - a/v। तो इसको हल करेंगे। हल करने के लिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं अपन। ये कण जो था ये मूल बिंदु O है, ठीक है। एक कण बिंदु A तथा B पर है, ये बिंदु A हो गया और ये बिंदु B हो गया, ठीक है। मूल बिंदु से यह A तथा B पर विराम अवस्था में, यानी यहाँ पे भी वेग का मान क्या होगा, 0, यहाँ पे भी वेग का मान 0, ठीक है। दूसरी बात क्या कही है, जिसकी O से दूरी क्रमशः A, इस बिंदु A की O से दूरी कितनी है, A है, और O से B की दूरी कितनी है, B हमारे पास, ठीक है। अब जब वह उनके मध्य बिंदु पर है तो उसका वेग क्या होगा, v। इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु पर है C, बिंदु हो गया C, और इस पर वेग का मान कितना है, v। और कण का आयाम मैंने मान लिया आयाम d है, क्योंकि a तो दूरी आ चुकी है, इसलिए मैंने आयाम इसको d मान लिया, ठीक है। तो लिखेंगे भाई, माना कण का आयाम आपने मान लिया d। दिया गया है कि बिंदु A तथा B जो है विराम अवस्था में है, अर्थात बिंदु A तथा B पर वेग जो होगा वो v बराबर क्या, 0। और मैंने मान लिया, माना बिंदु C पर वेग, बिंदु C पर वेग हो गया आपके पास v, ठीक है। अब कण यदि सरलावर्त गति में गतिमान है, कण SHM में गतिमान है, तब वेग जो था v बराबर √μ √a² - x², ऐसा पढ़ा था आपने। इसको दे दिया आपने समीकरण नंबर 1, ठीक है। अधिकतम वेग कब होगा, यदि आयाम a हो तो a², आयाम d हो तो d² - x²। अधिकतम वेग जो होता है v बराबर कैपिटल V का x बराबर 0 पर, तो v² बराबर हो गया आपके पास √μ √d² - 0। v² बराबर √μ और d। समीकरण नंबर 2। देखो डायग्राम से हम क्या समझते हैं, ये जो d है और ये d है, ये 2d हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2d, और इससे वैल्यू निकालोगे तो b - a। तो 2d का मान क्या है हमारे पास, b - a। 2d बराबर हम जानते हैं क्या होगा, b - a।
तो यहाँ से डी का मान आपने निकाला b माइनस ए बाई 2। समीकरण 2 से मान रख दिया, समीकरण 2 से मान रखा तो आएगा v बराबर अंडर रूट म्यू डी की जगह b माइनस ए अपॉन 2। तो भाई यहाँ से b माइनस ए या फिर 1 अपॉन अंडर रूट म्यू तो इधर आ गया, और ये हो गया ये 1 अपॉन अंडर रूट म्यू, ये v नीचे जाएगा तो b माइनस ए अपॉन 2v। ठीक है भाई। अच्छा, हमें क्या चाहिए था, 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू। आवर्तकाल जो होता है 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू। ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू का मान यहाँ पे है, रखेंगे अपन क्या, b माइनस ए अपॉन 2v, 2 से 2 कैंसिल हुआ। तो आवर्तकाल क्या है हमारे पास, पाई इंटू बी माइनस ए अपॉन वी। हमें यही सिद्ध करना था कि आवर्तकाल जो है पूर्ण आवर्तकाल किस पर होगा, पाई इंटू बी माइनस ए अपॉन वी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक कण एसएचएम में गतिमान है, एक सिरे से केंद्र को जाते हुए यह पाया गया कि लगातार 3 सेकेंडों पर कण की केंद्र से दूरी जो है x1, x2 और x3 है। प्रदर्शित कीजिए कि यह पूर्ण आवर्तकाल 2 पाई अपॉन थीटा होगा। पूर्ण आवर्तकाल निकालना है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कण की स्थिति क्या है। कण की स्थिति यह होगी भाई, कण बिंदु O से प्रारंभ होता है और A तक जाता है, और कण का आयाम जो मान लिया आपने कितना, कैपिटल स्मॉल डी मान लिया। ठीक है, पहली बात तो आयाम। और उसके बाद कण O से के ओर जाएगा तो ये 3 बार 3 स्थिति लगातार चेंज होगी, 1 2 और 3। B मान लिया इसको, C मान लिया इसको, D मान लिया। ठीक है भाई। तो भाई कण जो है वो O से A की ओर जा रहा है, तो प्रथम स्थिति में t1 समय लगा था, जहाँ दूरी आपके पास है x1। द्वितीय स्थिति में यहाँ से लेके यहाँ पहुँच गए, दूरी हो गई आपके पास x2, समय लगा t1 प्लस 1, मतलब हर एक सेकंड में, प्रत्येक सेकंड 1 सेकंड बढ़ गई। और तीसरी स्थिति में यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से और यहाँ तक का समय लगा आपके पास t1 प्लस 2 सेकेंड, एक एक सेकंड बढ़ती गई और दूरी आपके पास तय हुई है x3। ठीक है भाई। तो भाई आप लिखेंगे, माना कण का आयाम, माना कण का आयाम, आयाम मान लिया d। ठीक है भाई। कण बिंदु O से A की ओर गति करे तब गति का समीकरण हमने पढ़ा था, x इज इक्वल टू ए कोस अंडर रूट म्यू टी। समीकरण नंबर 1, कण द्वारा प्रथम 3 सेकंड में तय दूरी क्रमशः है, पहले सेकंड में x1 दूरी तय की थी, दूसरे सेकंड में x2 और तीसरे सेकंड में x3 है। ठीक है भाई। उसके बाद कण द्वारा x1 दूरी तय करने में लगा समय, x1 दूरी तय करने में कितना समय लगा था भाई, t1 जो है सेकंड। कण द्वारा x2 दूरी तय करने में लगा समय t1 प्लस 1 सेकेंड। वापस से कण द्वारा x3 दूरी तय करने में लगा समय t1 प्लस 2 सेकेंड। तब गति के समीकरण तीनों कंडीशन में होंगे अलग अलग। तब गति के समीकरण, x1 दूरी तय करने में समय लगा था t1 कोस अंडर रूट म्यू t1, आप इसको दे दिए समीकरण नंबर 2।
x2 दूरी तय करने में समय लगा था a cos, आयाम जो था अपने पास d था, ये ले सकते हो आप, कोई बात नहीं, ये कोई दूरी नहीं है हमारे पास तो आपने ले लिया आयाम a। ठीक है भाई, म्यू t1 प्लस 1 सेकेंड, समीकरण नंबर 3। x3 आएगा आपके पास a cos अंडर रूट म्यू t1 प्लस 2, समीकरण नंबर 4। हमें जो सिद्ध करना है उसको देखते हैं। हमें लेके आना है cos थीटा का मान x1 प्लस x3 अपॉन 2। सबसे पहले हम x1 प्लस x3 करते हैं। x1 प्लस x3 किया इस और इस समीकरण से a cos अंडर रूट म्यू t1 प्लस a cos अंडर रूट म्यू t1 प्लस 2। तो भाई आप इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा। x1 प्लस x3, a आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा cos अंडर रूट म्यू, आप पहले वाले को बाद आगे ले कह सकते हैं t1 प्लस 2 प्लस cos अंडर रूट म्यू और t1। एक फॉर्मूला था, सॉरी, cos a माइनस cos b बराबर 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे और हम वैल्यू रखेंगे x1 प्लस x3 इज इक्वल टू a cos b। a का मान आपने क्या रखा 2 cos a प्लस b अंडर रूट म्यू t1 प्लस 2 प्लस t1 अपॉन 2 इंटू cos a की वैल्यू अंडर रूट म्यू ले लिया बाहर, t1 प्लस 2 माइनस t1 अपॉन 2। x1 प्लस x3 इज इक्वल टू a, ये हो गया अपने पास 2a, और यहाँ से cos अंडर रूट म्यू t1 और t1 2t1 प्लस 2 अपॉन 2, t1 से t1 कैंसिल हुआ, cos अंडर रूट म्यू 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 cos अंडर रूट म्यू। x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 2a cos अंडर रूट म्यू, 2 कॉमन लेके काटा तो आपने क्या आएगा t1 प्लस 1 और ये cos अंडर रूट म्यू। तो भाई इसका मान समीकरण नंबर 3 में है हमारे पास क्या a cos म्यू अंडर रूट t प्लस 1, तो इसको हटा देंगे पूरे को, क्या आएगा x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 2, इस पूरे की जगह आपने क्या लिखा x2 cos अंडर रूट म्यू। ठीक है भाई, x1 प्लस x3 अपॉन 2x2 इज इक्वल टू आ गया अपने पास क्या cos अंडर रूट म्यू। अंडर रूट म्यू की वैल्यू निकाली आपने, यहाँ से क्या आएगी cos इनवर्स x1 प्लस x3 अपॉन 2x2 आ गया हमारे पास इसका मान। आवर्तकाल क्या होता है 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू, 2 पाई की जगह रख दिया 2 पाई, अंडर रूट म्यू की जगह cos इनवर्स x1 प्लस x3 अपॉन 2x2। तो भी आप इसको लिख सकते हो कि 2 पाई अपॉन थीटा, जहाँ थीटा बराबर अपने पास क्या आ गया cos इनवर्स x1 प्लस x3 अपॉन 2x2, और क्वेश्चन में थोड़ा सा ये लगाएंगे अपन क्या 2x2। तो यही अपने को सिद्ध करना था कि आवर्तकाल क्या होता है 2 पाई अपॉन थीटा के बराबर होता है, जहाँ थीटा बराबर क्या होता है cos इनवर्स x1 प्लस x3 अपॉन 2x2। तो आप यहाँ से cos थीटा का मान अगर निकालना चाहो तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा x1 प्लस x3 अपॉन 2x2। ये थे कुछ क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।